हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर लक्ष्मीनारायण यादव आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के सामने आज फिजिक्स क्लास 12 पहले चैप्टर की तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो परिभाषा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल का अनुभव किया जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई आवेश है Q, ठीक है। इसके नज़दीक हमने मान ली Q0 का कोई आवेश लाया, तो अगर जैसे ये मान लीजिए क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका, तो इस क्षेत्र के अंदर जब हम कोई आवेश लेकर आएंगे तो उस आवेश पर ये जो है एक बल लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र मतलब ये जो आपका आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर हम कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो उस पर किसी बल का अनुभव करता है, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो उसे बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है मेन उसका चीज़ होता है उसकी तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई आवेश है Q, उसके नज़दीक हमने कोई परीक्षण आवेश लाया Q0, इनके बीच की दूरी है R, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है पहले समझिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है कि किसी आवेश के नज़दीक लाने पर किसी आवेश के नज़दीक किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पे लगने जो उस पे बल लगता है, जो उस पे बल का अनुभव करते हैं, उस बल की जो क्षमता होती है उसी को बोला जाता है वैद्युत आवेश की तीव्रता। जैसे हमने यहाँ पे Q आवेश है, इसके नज़दीक मैंने Q0 लेकर आया। ठीक है, तो ये जो Q आवेश है Q0 के 1 कूलाम पर, ऐसे समझिए किसी 1 कूलाम आवेश पे जितना बल लगाएगा, 1 कूलाम आवेश पे जितना बल लगेगा उसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 5 कूलाम का है, मैंने जैसे ये आप एक परीक्षण आवेश Q0 है, मान के चलिए कि ये 5 कूलाम है। ठीक है, 5 कूलाम है और इसके नज़दीक मैंने लाया, तो जब नज़दीक लाएंगे तो बल लगेगा। मान ले रहे हैं कि 5 कूलाम पे जो है 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा, 1 कूलाम पे कितना लगेगा 10/5, यानी कितना लगेगा 5 दूनी 2 न्यूटन का बल, यानी 1 कूलाम पे कितना बल लग रहा है 2 न्यूटन का बल। इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी आवेश के नज़दीक किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश के 1 कूलाम आवेश पे जितने बल का अनुभव किया जाता है उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिख सकते हैं आप लोग, किसी आवेश के नज़दीक किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर उस परीक्षण आवेश के 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 कूलाम पे कितना बल लगा 2 न्यूटन का बल लगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाएं, देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F न्यूटन बल लग रहा है, F न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 कूलाम आवेश, यानी कि ये जो तीव्रता हमने निकाली है, क्या 1 कूलाम आवेश पे जो बल लगेगा वही तीव्रता होगी। तो 1 कूलाम आवेश पे मैंने बल निकालने के लिए क्या किया है, जो हमारा बल था ये 10 न्यूटन बल था ना, बल में मैंने इसके आवेश से भाग दे दिया, तो यहाँ पे हमारा बल क्या है F है।
तो F में हम भाग दे देंगे किससे, Q0 के आवेश से। ये जो हो गया आपका वैद्युत आवेश की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है। समझ रहे ना कि जैसे यहाँ पे हमने 1 कूलाम आवेश के लिए क्या किया है, कुल बल में हमने जो इसका आवेश था उससे डिवाइड कर दिया है। जो हमारा 10, देखिए 5 कूलाम पे 10 न्यूटन बल लग रहा था, ये हमारा 5 कूलाम था और इसने 10 न्यूटन बल इस पे लगाया था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 1 कूलाम पे, यानी इसके 1 कूलाम पे कितना बल लगेगा, तो 1 कूलाम के लिए क्या करेंगे कि 10 में 5 से भाग देंगे कि 5, जब 5 कूलाम पे 10 न्यूटन तो 1 कूलाम पे 10/5, तो 2 न्यूटन, 1 कूलाम पे 2 न्यूटन। यानी कि अगर हमको इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर अगर हमको तीव्रता बतानी है E बराबर, तो सबसे पहले यहां से हम बल देख लेंगे कि कितने न्यूटन का बल इस बिंदु पर लग रहा है बल, और उसके बाद इस बिंदु पर कितना आवेश है उस आवेश से डिवाइड कर देंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। लेकिन कूलाम के नियम से, अब यहां पे आपका कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे होगा आपका R²। ये जो होता है आपका कूलाम का नियम होता है, यह है ना। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे F के जगह पे इसको रख देंगे, तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R², और फिर बटा में आपका हो जाएगा Q0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आपका E बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसके बटे 1 मानते हैं ना, यहाँ से इसके बटे, तो ये 1 जो होगा आपका ऊपर जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में, देखिए ये उल्टा हो जाएगा, 1/Q0 हो गया। अब यहाँ से देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका, बच गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये जो होगा आपका तीव्रता के लिए फार्मूला होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। अब आप इसका हमेशा जो है यूज होगा, तो इसका आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि वैद्युत क्षेत्र को, यहाँ पे क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। जैसे कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये रेखाएं जो होती हैं हमेशा धन से निकलकर ऋण में समाहित होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धन से ऋण की तरफ चलती है, यानी कि धन, जो आपका धन आवेश होता है उस आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखिए, जैसे अगर कोई सिंगल आवेश लीजिए, जैसे कोई धन आवेश है, कोई धन आवेश है, तो उसके चारों तरफ की जो आपकी रेखा होगी, यानी कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होगी वो कैसी होंगी। तो मैंने आपको बताया कि धन आवेश से जो है हमेशा यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ पे हमेशा सीधी रेखा निकलेगी, ऐसे एकदम सीधी रेखाएं निकलेंगी। देखिए यहाँ पे सीधी रेखाएं निकल रही है ना, एकदम 90 डिग्री पे, सब यहाँ से सीधी रेखाएं निकलती हैं। ठीक है,
यानी ये आपका जो होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आपका कोई सिंगल धन आवेश है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा सीधा होगा और अनंत होगा। देखिए जैसे यहाँ से निकल के अनंत तक जाएंगी। और यदि आपका सिंगल ऋण आवेश है, अगर ऋण आवेश है, अगर आपका ऋण आवेश है और यहाँ पे धन आवेश है, इसको आप लिख सकते हैं कि यदि आपका धन आवेश है तो जो आपकी रेखाएं होंगी वो हमेशा सीधी और अनंत होंगी, यानी कि धन आवेश से निकल करके सीधी और अनंत के लिए जाएंगी। और यदि आपका ऋण आवेश है तो जो आपका अनंत से रेखाएं आएंगी, सीधी आएंगी और ऋण आवेश में ऐसे प्रवेश कर जाएंगी। ये रहा आपका ऋण आवेश का, ये ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। यानी कि ऋण आवेश अगर अकेला ऋण आवेश है तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो यानी अनंत से जो रेखाएं आएंगी वो सीधे आपके ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। अब यदि यहाँ पे दो धन आवेश हो, यदि हम दो धन आवेश ले लेते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपको पता होगा कि जो धन आवेश होता है, जो धन आवेश होता है उनमें जो है हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो अगर यहाँ से अगर ये अपना एक रेखा इसका निकली अगर और इसकी एक रेखा निकली तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी कि एक दूसरे को दूर की तरफ ठेलेंगी। यानी ये जो होंगी हमेशा इनमें प्रतिकर्षण बल लगता है इसलिए दूर की तरफ ठेलेंगी, तो कुछ दूर जा कर के ये ऐसे मुड़ जाएंगी। यहाँ से आपका ये ऐसे मुड़ जाएगा। यानी अगर दो धन आवेश है तो जो रेखाएं हैं वो मुड़ जाती हैं। ये आपका दो धन आवेश पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इस तरह से होंगी, सॉरी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो आपका इस तरह से होंगी। और यदि इसी तरह से दो ऋण आवेश हैं, अगर यहाँ पे दो ऋण आवेश है और यहाँ पे कोई रेखा आ रही है तो आपको पता होगा कि ऋण आवेश में मैंने अभी बताया है कि जो ऋण आवेश होता है उसमें जो रेखाएं होती हैं वो आके समाप्त होती हैं। तो अगर अनंत से कोई रेखा आ रही है और उसके सामने दो ऋण आवेश हैं तो अब वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है कि वो जिसके नज़दीक होगा उस तरफ मुड़ जाएगा। अगर इसके नज़दीक है देखिए इधर मुड़ जाएगा, अगर इसके नज़दीक है तो इधर मुड़ जाएगा। जिसके नज़दीक होगा वो उस दिशा में यहाँ से अपना वो मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीर का निशान बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यही बताता है कि जो रेखा है किधर से निकल रही है और कहाँ पे समाप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा, अगर दो ऋण आवेश हैं तो इस तरह का होगा। चौथा, यदि आपका एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यदि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो धन आवेश से आपका निकलेंगी और ऋण आवेश में ऐसे प्रवेश करेंगी। धन आवेश यानी एक वक्र के रूप में यहाँ पे बनेगा, धन आवेश से रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश में आपका प्रवेश करेंगी। यानी इसी तरह से बहुत दूर तक पूरा आपका बनते चला जाएगा। मार्कर थोड़ा ठीक है, यानी ऐसे जो है आपकी एक वक्र का रूप वो धारण कर लेंगी, धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में जो है आपका प्रवेश करेंगी। अब यदि इस पे बल की दिशा, सॉरी अगर यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए, मतलब अगर कोई भी आपका वैद्युत बल रेखाएं जो हैं उनके किसी भी बिंदु पे अगर आप बल की यहाँ पे एक कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये जो स्पर्श रेखा है वो हमेशा वैद्युत बल को प्रदर्शित करेगा। अगर देखिए इस बिंदु का हमको स्पर्श रेखा पता है ना, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि कट न करे, यानी कि जैसे अगर कोई गोला है यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचनी है तो अगर सिर्फ एक जगह बाहर से स्पर्श करके जाएगा तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, और यदि ऐसे हो गया तो इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कट कर रहा है ना तो इसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, देखिए ऐसे जाएगा तो स्पर्श रेखा कहेंगे। तो अगर
यहाँ से अगर किसी बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसके किसी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो हमेशा उसके लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। देखिए बल लग रहा है ना, इस पे बताएगा। अगर यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इधर होगा। इसी तरह से अगर यहाँ आपको दिखाना है, देखिए ऐसे स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये जो होगा बल की दिशा होगा, यानी उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा उस पर स्पर्श रेखा खींच करके आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाओं पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैसे तो इनके गुण अधिक हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गुण ही मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। धन से ऋण की ओर, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं, मैंने बताया कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा धन से ऋण की ओर जाती है, यानी कि प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाकर के वो खत्म होती हैं। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, स्पर्श रेखा दिशा, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखा जो होती है उसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेखा खींचा है और इस पे अगर एक स्पर्श रेखा खींच दिए तो इस बिंदु का जो इस बिंदु के पे लगने वाला जो बल है ये दिशा हो जाएगी उसकी। अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए तो ये आपका बल हो जाएगा। यानी कि अगर स्पर्श रेखा, यानी कि अगर हम वैद्युत बल रेखाओं पे स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तीसरा है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा बल रेखाएं होंगी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होगी, यानी कि वहाँ पे उतना ही ज़्यादा वैद्युत बल का प्रभाव होगा, और जहाँ पे कम होंगी वहाँ पे कम प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई धन आवेश है यहाँ पे और ये जो है उसकी रेखाएं हैं, यहाँ पे 4 वैद्युत बल रेखाएं हमने खींच दी। ठीक है, देखिए ये पहला क्षेत्रफल हो गया, फिर ये आपका दूसरा क्षेत्रफल हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। देखिए ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि किस पे ज़्यादा तीव्रता होगी। तो देखिए मान लीजिए कि ये पहला क्षेत्रफल है तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल होगा, यानी कि E1 इस पे जो है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 रेखाएं हैं तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 2 रेखाओं के लिए है तो इसलिए इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पे जो है 1 रेखा है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जितना ज़्यादा बल रेखाएं होंगी वहाँ पे जो बल होगा, यानी कि जो चुंबकीय बल का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम बल रेखाएं होंगी वहाँ पे चुंबकीय बल का प्रभाव कम होगा। चौथी चीज है प्रतिच्छेद, यानी कि जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी वो हमेशा ऐसे निकल, देखिए यहाँ से अगर चल रही है धन से और ऋण में आ रही है तो ऐसे ही आते आपका चलती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इसमें से निकल करके फिर ऐसे आके इसमें मिले, यानी कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, अब देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2 बल रेखाएं निकली। ठीक है, एक इधर से निकली फिर एक यहाँ से निकल गई। अब हमको यहाँ का बल, यहाँ से बल बताना है, इस बिंदु का बल बताना है, तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे, देखिए ये स्पर्श रेखा खींच दिए, इधर हो गया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिए तो ये जो है बल की दिशा यहाँ पे बता दिया। लेकिन यदि अब हम इस रेखा को लेकर खींचे तो इस रेखा को लेकर अगर हम खींचेंगे तो बल की दिशा आपकी कुछ बदल जाएगी, तो ये जो है संभव नहीं है, यानी कि एक ही बिंदु पे अलग अलग दिशा में बल कैसे लग सकता है। तो इसलिए जो है आपका चुंबकीय बल रेखाएं जो होती, इसलिए जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो, यानी कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं।